हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्लास 12th भूगोल अर्थात जियोग्राफी का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके आंसर को हम बताएंगे। पहला चैप्टर है, सारे के सारे जो चैप्टर वाइज है सबका मैं क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। चलिए देखते हैं। पहला जो चैप्टर है हमारा भाग 1 का पार्ट 1 है मानव भूगोल। मानव भूगोल प्रतियोग विशेष क्षेत्र यानी मानव भूगोल प्राकृतिक एवं विशेष क्षेत्र, ये है पार्ट का नाम। और ये भाग 1 है आपका जियोग्राफी क्लास 12। तो चलिए जानते हैं इसको विस्तार से। देखिए इसमें पहला जो क्वेश्चन है कि ना मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए। मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा मानव भूगोल यह विज्ञान है जिसमें हम मनुष्य तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों का क्षेत्रीय आधार पर अध्ययन करते हैं। रेट जेल के अनुसार मानव भूगोल मानवीय समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। मानव भूगोल भौगोलिक वातावरण और मानवीय क्रियाओं के अंतर संबंधों तथा विभिन्नताओं का अध्ययन है। ये है इसका उत्तर हो गया आपका क्वेश्चन फर्स्ट का। चलिए देखते हैं दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन है मानव भूगोल के उपक्षेत्र कौन से हैं। मानव भूगोल के उपक्षेत्र जो हैं कौन कौन से हैं, आइए इसको देखते हैं। तो मानव भूगोल के उपक्षेत्र जो हैं वो निम्नलिखित हैं। इसमें सांस्कृतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, नगरीय भूगोल, राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आवास भूगोल, आर्थिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल, ये इसके क्या थे, उप क्षेत्र थे। चलिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है मानव भूगोल के प्रमुख उपागम कौन से हैं। मानव भूगोल के प्रमुख उपागम कौन से हैं, इसका उत्तर हो जाएगा पहला है अन्वेषण और विवरण, दूसरा है प्रादेशिक विश्लेषण और तीसरा है क्षेत्रीय विभेदन और चौथा है स्थानिक संगठन और अगला इसका है मानवतावादी, आमूलवादी और व्यवहारवादी विचारधाराओं का उदय और अगला है भूगोल में उत्तर आधुनिकवाद। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब चलिए अगला जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रौद्योगिकी के विकास के लिए प्रकृति का ज्ञान किस प्रकार महत्वपूर्ण है, उपयुक्त उदाहरणों सहित स्पष्ट कीजिए। अर्थात प्रौद्योगिकी के विकास के लिए जो प्रकृति का ज्ञान है वो किस प्रकार महत्वपूर्ण है, आइए इसको देखते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा प्रौद्योगिकी किसी भी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर की सूचक होती है। मानव प्रकृति के नियमों को समझकर ही प्रौद्योगिकी का विकास कर सकता है, जैसे घर्षण व ऊष्मा की सोच ने आग की खोज में सहायता की है। डीएनए और आनुवंशिकी के रहस्यों ने अनेक बीमारियों पर विजय पाने में सहायता की है। वायु की गति के नियमों के प्रयोग से अधिक तीव्र गति से चलने वाले वायुयान विकसित किए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 प्रकृति पर मानव प्रयासों की छाप स्पष्ट दिखाई देती है, उपयुक्त उदाहरणों द्वारा स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव उनका उपयोग करता है और धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है तथा प्रकृति पर मानव प्रयासों की छाप पड़ने लगती है। जैसे तरंगत पहाड़ों में चारागाहों का उपयोग, महासागरों का समुद्री मार्ग के रूप में उपयोग, तटों पर समुद्री पतन, उच्च भूमियों पर स्वास्थ्य शस्त्र विश्राम स्थल, अंतरिक्ष में उपग्रह प्रक्षेपण, कृषि नगर पुलों का निर्माण आदि। इन सब का क्या हुआ, मानव द्वारा निर्मित है। इसलिए क्या कहा गया है कि धीरे धीरे प्रकृति का क्या होता है, मानवीकरण हो जाता है। और ये
प्रकृति पर मानव प्रयासों की जो है छाप पड़ने लगती है। राइट, चलिए आप देखते हैं अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, निश्चयवाद की अवधारणा की 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। यह मानव के पराकृतिकरण के को उदाहरण सहित समझाइए। निश्चयवाद की अवधारणा की 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए या मानव के प्राकृतिकरण को उदाहरण सहित समझाइए। निश्चयवाद की अवधारणा की विशेषता, इसका उत्तर देखते हैं। इस अवधारणा के अनुसार मनुष्य के द्वारा किए गए क्रियाकलाप प्रकृति द्वारा निर्धारित तथा नियंत्रित होते हैं। अगला पॉइंट इसमें है, प्रकृति की सीमाओं के अंदर मनुष्य रहता है। अगला पॉइंट इसका, मनुष्य के विकास में निम्न प्रौद्योगिकी का प्रयोग होता है और मनुष्य अपनी आदिम अवस्था में रहते हैं। आज भी आदिवासी जंगलों में प्रकृति प्रदत्त चीजों पर निर्भर है। आज भी जो है आदिवासी लोग हैं वो जंगलों में ही रहते हैं और उसी पे ही डिपेंड रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव भूगोल में संभावनावाद की 3 मुख्य विशेषताएं बताइए। मानव भूगोल में संभावनावाद की 3 मुख्य विशेषताएं बताइए। चलिए इसका उत्तर देते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, मानव भूगोल में संभावनावाद की 3 मुख्य विशेषताएं कुछ इस प्रकार से हैं। मानव अपने पर्यावरण में अपनी आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन ला सकता है। मानव अपने बौद्धिक तथा तकनीकी स्तर के अनुसार विभिन्न संभावनाओं के उपयोग की सामर्थ्य रखता है। वह तरंगती घाटियों को चारागाहों के रूप में उपयोग करता है। वह पहाड़ी ढालों पर सीढ़ीदार खेत बनाकर खेती करता है। मनुष्य अपने क्रियाकलापों से पर्यावरण को प्रभावित करता है। धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण होता है तथा उस पर मानव की छाप स्पष्ट दिखाई देने लगती है। ये हो गया मानव भूगोल में संभावनावाद की 3 मुख्य विशेषताएं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन कह रहा है, मानव भूगोल की कल्याणपरक विचारधारा की 3 प्रमुख विशेषताएं लिखी। इसका उत्तर हो जाएगा, कल्याणपरक विचारधारा की 3 प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। पहला है, कौन, कहाँ, क्या और कैसे कल्याणपरक विचारधारा के मुख्य बिंदु हैं। अगला है, इस विचारधारा में प्रादेशिक असमानताएं, निर्धनता, अभाव जैसे विषय व नगरीय स्लम, झुग्गी झोपड़ी समूह आदि सम्मिलित किए जाते हैं। अगला है, असमानता की समस्या पर विचार करने और समाधान ढूंढने के लिए इस विचारधारा का जन्म हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, मानव भूगोल के अध्ययन के लिए लुसियन फेब्रे ने इस विचारधारा का अनुसरण किया। इस विचारधारा की 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा, मानव भूगोल के अध्ययन के लिए लुसियन फेब्रे ने किस विचारधारा का अध्ययन किया। इसको देखते हैं, किस विचारधारा का उन्होंने अनुसरण किया। चारा, मानव भूगोल का अध्ययन करने के लिए लुसियन फेब्रे ने संभावनावाद का अनुसरण किया। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इस विचारधारा में मनुष्य को प्रमुख स्थान दिया है। प्राकृतिक पर्यावरण मानव जीवन को नियंत्रित नहीं करता। पर्यावरण मनुष्य के सामने कुछ विकल्प, कुछ संभावनाएं प्रस्तुत करता है। इसमें प्राकृतिक पर्यावरण निष्क्रिय है और मनुष्य सक्रिय है। ये हो गया इसका उत्तर। अब चलिए अगला जो क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 10 है, नियतवाद तथा संभववाद में अंतर स्पष्ट कीजिए। नियतवाद और संभववाद में अंतर स्पष्ट कीजिए। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, संभववाद या संभावनावाद। ध्यान रखना ये दोनों एक ही चीज है, ठीक है, और ये है नियतवाद। चलिए देखते हैं संभववाद क्या है। इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में सामर्थ्य है तथा वह प्रकृति प्रदत्त अनेक संभावनाओं का इच्छा अनुसार अपने लाभ के लिए उपयोग कर सकता है। जबकि नियतवाद क्या है, इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य के प्रत्येक
क्रियाकलाप को पर्यावरण से नियंत्रित माना जाता है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव का प्रकृति पर निर्भरता की अवस्था से स्वतंत्रता की अवस्था की ओर प्रस्थान संभव है। वहीं नियतवाद में क्या कहता है, मानव की आदिम अवस्था में मानव के लगभग सभी क्रिया कलाप पूर्णतया प्राकृतिक पर्यावरण की शक्तियों द्वारा नियंत्रित थे। संभववाद के रहा बिडाल डी लावालास तथा लूसियन फेब्रे इस विचारधारा को मानने वाले प्रमुख थे, जबकि नियतवाद को रैटजेल, रिटर, हेम्बोल्ट, हंटिंगटन आदि नियतवाद के प्रमुख समर्थक थे। संभावनावाद प्रकृति की तुलना में मनुष्य को महत्वपूर्ण स्थान देता है और उसे सक्रिय शक्ति के रूप में देखता है। नियतवाद सामान्य मनमानों को एक निष्क्रिय कारक समझते हैं जो पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होता है। ये हो गया इसका क्वेश्चन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, क्रमबद्ध भूगोल तथा प्रादेशिक भूगोल में अंतर स्पष्ट कीजिए। आइए इसको देखते हैं। क्रमबद्ध भूगोल तथा प्रादेशिक भूगोल में अंतर स्पष्ट। इसका उत्तर हो जाएगा क्रमबद्ध भूगोल और प्रादेशिक भूगोल। इसका देखिए अंतर क्या है इसमें। क्रमबद्ध भूगोल में किसी प्रदेश के एक विशिष्ट भौगोलिक तत्व का अध्ययन होता है, जबकि प्रादेशिक भूगोल में क्या होता है, प्रादेशिक भूगोल में किसी प्रदेश के सभी भौगोलिक तत्वों का एक इकाई के रूप में अध्ययन होता है। यह अध्ययन एकाकी रूप में होता है और यह अध्ययन समाकालिक होता है। यह अध्ययन राजनीतिक इकाइयों पर आधारित होता है। यह अध्ययन भौगोलिक इकाइयों पर आधारित होता है। अगला पॉइंट है, यह अध्ययन खोज व तथ्यों को प्रस्तुत करता है। यह किसी प्रदेश के भौतिक वातावरण तथा मानव के बीच संबंधों का प्रकट करता है, संबंध को प्रकट करता है। चलिए अब आपका आ गया लघु उत्तरीय प्रश्न। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है नव निश्चयवाद की 3 विशेषताएं बताइए। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। यह विचारधारा पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभावनावाद के बीच के मार्ग को प्रस्तुत करता है, यह प्रस्तुत करती है। चलिए, पर्यावरण को नुकसान किए बगैर समस्याओं को सुलझाने पर बल देती है कि समस्या को सुलझाइए मगर बिना पर्यावरण को किसी प्रकार से नुकसान किए। अगला पॉइंट है रुको और जाओ, नव निश्चयवाद की विचारधारा पर बल देती है। अगला पॉइंट है इस विचारधारा को ग्रिफिथ टेलर ने प्रस्तुत किया। ये जो विचारधारा है नव निश्चयवाद, इसको ग्रिफिथ टेलर ने प्रस्तुत किया। तो ये था कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन मानव भूगोल प्राकृतिक एवं विशेष क्षेत्र के यानी चैप्टर 1 से जो है कुछ जो क्वेश्चन थे इम्पोर्टेंट उसको मैंने बता दिया है। ऐसे ही आगे बने रहिए, अगले चैप्टर का भी मैं क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा एनसीईआरटी का। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट जरूर करिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।